अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा रियाज़ है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ हमारे माशरे का एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पे डॉक्टर को बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा टॉपिक है इनफर्टिलिटी बांझपन। अगर मैं एक ही वीडियो में इस इतने इम्पॉर्टेंट और इतने डिटेल्ड टॉपिक पर बात करना चाहूँ तो वो एक इम्पॉसिबल बात है, इसलिए मैंने ये सोचा कि आई विल मेक अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जिसमें हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी इनफर्टिलिटी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और आजकल लेटेस्ट कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इनफर्टिलिटी को डिफ़ाइन करें कि हम कौन से कपल को इनफर्टिलिटी की लाइन पे ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि ये इनफर्टाइल कपल है। इनफर्टिलिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कोई कपल शादी के 1 साल के बावजूद, एक साथ इकट्ठे रहने के बावजूद, अगर वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद वो कंसीव नहीं करते 1 साल तक, तो फिर हम उनको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन के अंदर ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं और फिर हम उनको इनफर्टाइल कपल डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम 2 चीज़ों को और डिफ़ाइन करें मज़ीद, जो कि है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है वो कपल जिन्होंने आज तक कभी भी कंसीव नहीं किया, उनकी शादी को जितना भी टाइम गुजर गया है बट अभी तक उन्होंने एक बार भी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर किसी कपल के पहले बच्चे हुए हैं, अगर वो मिसकैरेज हो गया या वो बच्चा पैदा होने के बाद फौत हो गया, लेकिन उसके बाद से बहुत साल ट्राई करने के बावजूद अब उनका दोबारा से हमें नहीं ठहरा, तो फिर उनको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में डिफ़ाइन करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी टाइप का इनफर्टिलिटी का पेशेंट अगर है तो उसको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए और उसको किन चीज़ों पर चेक करना चाहिए। वाइफ और हस्बैंड दोनों का सबसे पहले तो अहम ये है कि वो दोनों अपने डॉक्टर के पास जाएं। दोनों डॉक्टर के पास जाकर अपनी जितने भी टेस्ट अभी तक जो भी मेडिसिन उन्होंने खाई हैं वो अपनी पूरी फाइल लेकर डॉक्टर के पास जाएं और कंप्लीट अपना और अपने हस्बैंड दोनों का मुआयना कराएं। वाइफ के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड और कुछ ऐसे टेस्ट हैं हार्मोन्स के जो उसके कराने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो सारे टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप वो टेस्ट करवाएं। और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होना एक इंतहाई अहम चीज़ है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि उनको पहले करवाने चाहिए। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सर्टेन टेस्ट लिख कर देते हैं। जैसे फीमेल के लिए है कि वो अपने पीरियड्स के सेकंड डे पर FSH, LH, प्रोलैक्टिन, DFTs और AMH लेवल कराता है। अब इन सारे टेस्ट में हार्मोन्स का पता लग जाता है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा। और हस्बैंड का हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। सीमेन एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि स्पर्म के 3 पैरामीटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, ये तीनों चीज़ें ठीक हैं या नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है। इन 2 फर्स्ट लाइन टेस्ट से हमें 60 से 80% में ही बहुत सारे कपल्स जो है उनका डायग्नोसिस बन जाता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। फीमेल्स में मज़ीद अगर सारे टेस्ट ठीक आ गए और हस्बैंड का भी टेस्ट बिल्कुल ठीक है और इतनी देर ट्राई करने के बावजूद आप अगर कंसीव नहीं कर रहे हैं तो फीमेल में और टेस्ट बहुत अहम है जो करवाना, वो हम देखते हैं ट्यूब्स की पेटेंसी का टेस्ट। हम चेक करते हैं कि फीमेल में ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। अब बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंसर्न होता है और ये सवाल होता है कि जो ये टेस्ट है हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राम जिसमें हम ट्यूब्स को चेक करते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, ये टेस्ट किस तरह से किया जाता है। पीरियड्स के 8वें या 10वें दिन पे हम ये टेस्ट करते हैं हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राम, और बेसिकली ये एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें हम विजाइना के थ्रू डाई डालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सर्विक्स को, सर्विक्स के थ्रू कैथेटर इंसर्ट करके हम एक डाई डालते हैं और जैसे ही वो डाई ट्यूब्स के थ्रू पास करके नीचे फ्री स्पेल करके वापस एब्डोमेन में आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपका फ्री स्पेलेज है। और हम फिर इसको बोलते हैं दोनों साइडों से अगर डाई पास करते हैं हम ऊपर से एक्सरे ले लेते हैं। जब हम एक्सरे लेते हैं हमें पता चल जाता है कि ये जो ट्यूब्स हैं अगर उसमें से कोई डाई फ्रीली मूव करता है तो हमें पता लग जाता है कि ये जो ट्यूब्स हैं वो आपकी पेटेंट है और ट्यूब्स का कोई मसला नहीं है। अगर ये कुछ ख़वातीन का ये सवाल होता है कि ये पेनफुल तो नहीं है, नहीं ये पेनफुल नहीं है और महज 10 से 15 मिनट का ये एक प्रोसीजर होता है। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पर हम बेसिकली क्या चीज़ें चेक करते हैं। सीमेन एनालिसिस में हम पेशेंट का जो मेल है उनका हम स्पर्म को टेस्ट करते हैं। स्पर्म का हम सैंपल लेते हैं जिसमें हस्बैंड ने 3 से 4 डेज़ की एब्सटिनेंस के बाद अपना सैंपल लैब में जमा करवाना होता है। अब इस सैंपल में हम 3 चीज़ों को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका काउंट, कि स्पर्म काउंट कितना है, कितना अच्छा स्पर्म काउंट है। उसके बाद हम चेक करते हैं मॉर्फोलॉजी और फिर हम चेक करते हैं मोटिलिटी।
सीमन एनालिसिस में डिफरेंट जो चीज़ें मेजर करते हैं हम, वो है सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ आपका जो सीमन है उसका वॉल्यूम 1.4-1.5 ml तक आपका जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल एक वॉल्यूम है। और इम्पॉर्टेंट स्पर्म काउंट कितना हमारा नॉर्मल है, वो हमारा 16 मिलियन स्पर्म जो आपका काउंट है वो आपका नॉर्मल है। अब WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक लेटेस्ट जो है वो ये कि आपका 16 मिलियन तक अगर आपके पास स्पर्म है आपके एनालिसिस में तो इट इज़ नॉर्मल। मोटिलिटी इट शुड बी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ये है कि आपकी इट शुड बी ग्रेटर देन 30%, और टोटल मोटिलिटी जो है प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव इट शुड बी ग्रेटर देन 42%। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक स्पर्म की शक्ल कैसी है, एक नॉर्मल एक जो बिल्कुल एक स्पर्म को जैसी उसकी शक्ल होनी चाहिए वो आपके 100% जो है उसमें से इट इज़ ओनली 4%। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी 4% है तो वो आपका बिल्कुल नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। और अगर आपकी pH 7.2 से ज़्यादा है या 7.2 है वो भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल pH। मेरी ये इस वीडियो में इनफर्टिलिटी में मेरे ख्याल में मैंने कुछ बेसिक अच्छी नॉलेज में करने की मैंने कोशिश की है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं अभी जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट को इनफर्टिलिटी की कॉज हमें पता चल जाए और हम उनको आगे कैसे चलते हैं, हर मरीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, अगर वाइफ में कोई प्रॉब्लम है फिर उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी और पेशेंट वाइज मैनेजमेंट का आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगी। और इसमें मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एज़ोस्पर्मिया, जैसे कि किसी के स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो है, उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।